गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। एक बार सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप करके मुझे कंफर्म कर देंगे क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। देन उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का पार्ट 3 रहने वाला है। आज इसको खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे, एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। देन कल से जो है हम पैडी के क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने अभी फसल यानी क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है और अभी तक आपका इंट्रो ही चल रहा है। बट यकीन मानो मेरा, आपके लिए ये एक तरीके से जैसे हमें ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है, इमारत बनानी होती है, तो उसकी नींव स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक तरीके से ये क्लास आपके लिए वैसा ही काम करने वाली है। और आप यकीन करो आज इस क्लास के अंदर मैं क्लास के एंड में देखो आपको क्या देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? तो एंड में जितनी भी आपकी खरीफ क्रॉप्स है, जितनी भी खरीफ क्रॉप्स है जो कि आपके सब्जेक्ट में है, तो देखो आपको टेबुलर फॉर्म में सारी की सारी क्रॉप्स के मैं यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप उसको समराइज वे में याद कर सको और आपका यहाँ पर काम आसान हो सके। तो ऐसा नहीं है कि हमें समय ज्यादा लग रहा है, नहीं। स्टार्टिंग में हमें समय ज्यादा लग रहा है लेकिन उसके बाद आपकी जर्नी इतनी स्मूथ और इतनी स्पीड से चलने वाली है कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि यार हुआ क्या है, ये कब हमने खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया और कितनी बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करता हूं यानी जो हमारा पार्ट 2 था, वहां पर हमने वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज तक जो है चीजें कंप्लीट कर ली थी कि वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, देन ड्रेनेज क्या होता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? भाई मेरी आवाज आ रही है? एक बार वाई टाइप करके बता देंगे यार, देखो है ना। बोल लिया करो, आपका बड़ा भाई हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कॉलेज का प्रोफेसर भी नहीं हूँ कि भाई आप लोगों ने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर मैं हर बार तुम लोगों को ही क्लास में तंग करूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर आप जो है हम पढ़ने वाले वीड मैनेजमेंट के बारे में, खरपतवार प्रबंधन के बारे में। आई नो सभी को पता होगा खरपतवार क्या होते हैं, वीड क्या होते हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको ना पता हो कि खरपतवार क्या होता है या वीड क्या होता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि वीड किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगेन मान लेती है ये आपका क्या है, फील्ड है यानी खेत है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर, खेत के अंदर क्या है, आपने फसल लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर क्या है, पैडी को ग्रो किया हुआ है यानी धान को क्या है आपने लगाया हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी आपने क्या किया है, इस खेत के अंदर धान की फसल लगाई हुई है। बट इस धान की फसल में बीच बीच में जगह जगह आपको कुछ ऐसे पौधे नजर आ रहे हैं जिनकी क्या है आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो आपको पौधे नजर आ रहे हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप उनकी लाइफ में बड़े पड़े हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवांटेड कहेंगे। उन्हें आपका क्या कहा जाएगा, अनवांटेड कहा जाएगा। यानी ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, अनवांटेड प्लांट कहलाएंगे। क्या कहेंगे हम, इन्हें अनवांटेड प्लांट्स जो है कहा जाएगा, या फिर कह लीजिए दूसरी टर्म यूज करते हैं अनडिजायरेबल प्लांट। क्या बोलते हैं इन्हें, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है आपका कहा जाता है। अब ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट्स है, यही आपके क्या कहलाते हैं, वीड कहलाते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को, खरपतवार कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये जो अनवांटेड प्लांट है या अनडिजायरेबल प्लांट है, नीतीश कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, ये जो अनवांटेड प्लांट है या अनडिजायरेबल प्लांट है जिन्हें आपको इसकी जरूरत नहीं है यानी कि खेत में ये नहीं होने चाहिए, तो क्या आप इसको खेत में रखोगे? अगर आपने इनको खेत में रखा तो आपका ही नुकसान है। क्या नुकसान है? क्योंकि पौधे तो ये भी है ना भाई, आपके प्लांट तो ये भी है, तो इनको भी तो वही चीजें चाहिए होंगी जो एक फसल को चाहिए होती हैं। इनको भी कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, इन्हें भी क्या है आपका न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इन्हें भी क्या है, मॉइस्चर यानी नमी की आवश्यकता होगी। इन्हें भी क्या है आपका लाइट यानी प्रकाश की आवश्यकता होगी। इन्हें भी क्या है जनरली आपका कह लीजिए स्पेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। तो ये जो आपका जो फसल को मिलना चाहिए था वो ये लोग ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फसल का उत्पादन जो है घट जाएगा यानी नुकसान आप लोगों को ही होगा।
तो इसलिए क्या है, आपका वीड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी वीड का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन करना, इस तरीके से जो है आपको क्रॉप को मैनेज करना है कि खरपतवार आपके फील्ड में देखने को ही ना मिले, अगर मिलते हैं तो आप उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर सको। तो आप कह सकते हो वीड या खरपतवार को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप डिफाइन यहां पर कह सकते हो अनडिजायरेबल प्लांट्स और अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, अनडिजायरेबल, और आप यहां पर लिख सकते हैं अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, वीड कहा जाता है। अब ये जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, इन्हें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एनी आइडिया, आप में से कोई बता सकता है आप किस तरीके से इन अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हो? कोई बता सकता है भाई, कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट को? जैसे नीतीश या आप में से कोई भी स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में जो है खेती होती होगी, तो आपको पता होगा, मान लीजिए फसल में खरपतवार आपके उगे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं। गमला आपका है या किचन गार्डन वगैरह है, उसमें अगर खरपतवार उगा हुआ है तो क्या करते हो आप, उसे हाथ से उखाड़ के फेंक देते हो। हर भी साइड सही बात है, लेकिन आप नॉर्मली क्या करो, जैसे मान लो किचन गार्डन है, आपने घर में सब्जी वगैरह लगाई हुई है, वहां खरपतवार उगता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो क्या वहां दवाई डालोगे? दवाई की जरूरत नहीं है यार वहां पर, है ना, केमिकल्स का हम लास्ट में यूज करते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, खरपतवार के मैनेजमेंट की, वीड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ पर मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, प्रबंधन आप इसका कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आपके मेथड आ जाएंगे। सबसे पहला मेथड आपका आ जाएगा यहाँ पर मैकेनिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड कौन सा आ जाएगा, मैकेनिकल मेथड, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इसे फिजिकल मेथड भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल मेथड या फिर आप कह लीजिए क्या कहेंगे आप, फिजिकल मेथड भी आप जो है इसे कह सकते हैं। मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, जैसे आपका मैन्युअली, यानी आप क्या करोगे, उसे हाथ से उखाड़ कर फेंक सकते हो। ठीक है, हाथ से उखाड़ कर फेंक सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, खुरपी की जगह हैंड होए जो है, हैंड होए आपका हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके जो रोटरी बीडर वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। आकृति शर्मा, बहुत अच्छा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, आपने फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा यार वीड मैनेजमेंट के बारे में, वीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर मुझसे पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने खुद से पढ़ा होगा, मैनुअल यूज, है ना। दूसरा आपका जो यहाँ पर मेथड हो सकता है वो आपका कौन सा है, कल्चरल मेथड, है ना। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, कल्चरल मेथड आता है। कल्चरल मेथड्स की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि कर्षण विधि, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो डिफरेंट आपके मेथड रहते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र जो है वो आप यहाँ पर अपना सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं यहाँ पर जो है क्रॉप रोटेशन हो गया, देन इसके साथ ही साथ आप मल्चिंग यहाँ पर जो है अपना सकते हैं। ठीक है, देन आपका टिलेज यहाँ पर जो है हो गया, टिलेज यानी भू परिष्करण, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट जो मेथड आपका रहता है वीड मैनेजमेंट का, वो आपका आ जाता है केमिकल मेथड, या फिर कह लीजिए केमिकल को बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड आपका होता है, यानी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके के इंसेक्ट्स या फिर कह लीजिए इस तरीके के जो है आपके ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करते हैं, खरपतवारों को खाते हैं, उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट आ जाता है केमिकल मेथड। लास्ट क्या आ जाता है, केमिकल मेथड जो है यहाँ पर लास्ट आपका आ जाता है। तो ये तो प्रबंधन के तरीके हो गए, ये क्या हो गए, मैनेजमेंट के मेथड हो गए। अब बात ये आ जाती है कि हमें खरपतवार को कंट्रोल कब करना चाहिए, मैनेज कब करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे। देखो, आप लोगों ने पौधे को जर्मिनेट होते हुए देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने फसल को तो लगाया ही होगा। अब यार मुझे पता ही नहीं चल रहा ये लाइन सीधी है या नहीं है, आई थिंक सीधी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर सीड की सोइंग कर दी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर
सीड की सोइंग कर दी, फसल के बीज की बुआई कर दी। अब जो खरपतवार के बीज है वो इतने हरामी है कि वो आपके मिट्टी के अंदर पहले से ही उपलब्ध है। खरपतवार के बीज का सोइंग आपने नहीं किया, वो पहले से ही उपलब्ध है उसमें, ठीक है। अब जैसे जो आपका फसल का पौधा है वो आपका क्या होगा, अंकुरित होगा तो वो स्लो होगा, यानी फसल का पौधा क्या है, स्लोली आपका अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा। लेकिन ये जो खरपतवार का पौधा है, बीज है, ये आपका इतनी तेजी से ग्रो होता है कि फसल के पौधे से क्या है, आपका ये पहले से ही उग जाता है। तो अब अगर मैं बात करता हूं, आपका जो फसल का पौधा है वो आपका क्या हो चुका है, अंकुरित हो चुका है, वो भी जर्मिनेट हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपका जो खरपतवार का पौधा है वो भी क्या है, जर्मिनेट हो चुका है और फसल के पौधे से ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि वो जनरली क्या आपका कह लीजिए फसल के पौधे से जल्दी उग जाता है। खरपतवार जल्दी उग जाते हैं ना खेत के अंदर। आप तो आप यहाँ पर जो है बात ये आती है कि हमें जो ये खरपतवार है इनका कंट्रोल कह लीजिए कितने दिनों बाद करना चाहिए, फसल की बुआई के कितने दिनों बाद करना चाहिए, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने मान लीजिए फसल की बुआई की, तो फसल की बुआई करने के बाद लगभग आपका एक तरीके से लगा के चलो 25 से 45 दिन के बाद क्या है, या 25 से 45 दिन में क्या कंपटीशन देखने को मिलने लगता है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हो, है ना। तो आप यहां पर कर सकते हो क्रिटिकल वीड कंट्रोल, ठीक है, क्रिटिकल वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल जो है आपका टाइम ड्यूरेशन वो कितना रहता है, 25 to 45 डेज आफ्टर सोइंग आपका यहाँ पर रहता है। डिपेंड करता है आपके फसल के ऊपर। क्रिटिकल वीड कंट्रोल का मतलब समझ रहे हो, यानी ये वो आपका टाइम पीरियड होता है, अगर आपने इस समय वीड को कंट्रोल या इससे पहले अगर आपने वीड को कंट्रोल नहीं किया तो वो फसल के अंदर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें जनरली जो वीड कंट्रोल है या फिर कह लीजिए खरपतवार का जो नियंत्रण है वो आपका क्या है, लगभग क्या है 20 से 40 दिन के गैप पे क्या है कर देना चाहिए। 20 से 40 दिन का गैप मतलब क्या है, 25 से 45 दिन, यानी 25 दिन पे अगर आप मान लो क्रिटिकल वीड कंट्रोल की सिचुएशन है तो 5 दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले करोगे। अगर 45 दिन का केस है तो जनरली क्या आप 40 दिन पहले क्या है यहाँ पर आप करेंगे। देन बात ये आ जाती है कि नंबर ऑफ वीडिंग हमें कितनी करनी चाहिए। नंबर ऑफ वीडिंग हमें कितनी करनी चाहिए, नंबर ऑफ वीडिंग का मतलब समझ रहे हो, यानी एक फसल के अंदर जो है आपका निराई गुड़ाई हमें कितनी करनी चाहिए, बताओ भाई। एक फसल है उसके अंदर हमें निराई गुड़ाई कितनी बार करनी चाहिए, तो वैसे तो वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, लेकिन जनरली क्या है आप यहाँ पर रेंज कर ले सकते हैं, 2 से 3 जो है आपकी वीडिंग सफिशिएंट होती है। 2 से 3 वीडिंग क्या है आपकी सफिशिएंट होती हैं। कई क्रॉप्स के अंदर 4 वीडिंग भी लेते हैं, यानी 4 वीडिंग्स भी ली जाती हैं, जैसे कि अगर आलू की बात करते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वो हम क्रॉप टू क्रॉप जब आगे पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जो है सफिशिएंट है, इतना जानना आपके लिए काफी है। क्लियर हो चुका है। देन अगर मैं बात करता हूं आपका यहाँ पर केमिकल वीड कंट्रोल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, केमिकल वीड कंट्रोल के बारे में, तो केमिकल वीड कंट्रोल के लिए हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा, बताओ भाई किसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं केमिकल वीड कंट्रोल, ठीक है, केमिकल वीड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो किसका इस्तेमाल करते हो, बताओ भाई फटाफट। केमिकल वीड कंट्रोल के लिए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, आकृति, नीतीश, देन बाकी के। भाई पिछली क्लास देखो डियर स्टूडेंट, देख लेना प्यार से, आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे डंडा उठाना पड़े, है ना, और फिर लाल करना पड़े, तो इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। पिछली क्लास देख लेना, ये क्लास भी अच्छे से देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। A4 साइज वाले नोट्स जो मैंने आज की PDF दी है उसमें जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपका साइंटिफिक नेम वगैरह वो मैंने PDF में मेंशन कर दिया, वो अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो चांटा लगा के पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। नीतीश कुमार आप सेकंड सेमेस्टर में भी थे ना आप, नीतीश, है ना, आई एम राइट या फिर गलत हूं। चलिए, तो यहाँ पर केमिकल वीड कंट्रोल की बात कर लेते हैं, मजाक किया था, ठीक है, बुरा मत मानना कोई भी। केमिकल वीड कंट्रोल के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आपका हर्बिसाइड्स का, किसका इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स भी जो है इन्हें कहा जाता है, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं हम खरपतवार नाशी, क्या बोलते हैं, खरपतवार
नाशी जो है इसे आपका कहा जाता है, क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी जो है आपका कहते हैं, है ना। चलो ठीक है नीतीश, ओके। तो यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया आकृति, बहुत बढ़िया, है ना। चलो यहाँ पर देखो अब आपके टाइप्स की बात करते हैं खरपतवार नाशी की। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड, क्या बोलते हैं इन्हें, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड, इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड्स, बस नाम नाम लिख लो, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम नाम लिख लीजिए। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड्स यानी ये वो हर्बिसाइड्स होते हैं जिन्हें हम फसल की बुआई से पहले डालते हैं, यानी इनका इस्तेमाल कब किया जाता है, बिफोर सोइंग, ठीक है, बिफोर क्रॉप सोइंग, यानी फसल की बुआई से पहले क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है पोस्ट जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, क्या बोलते हैं उन्हें, प्री इमरजेंस, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं पीई, ठीक है, क्या बोलते हैं पीई, यानी आप कह सकते हो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जनरली क्या है, आप कह सकते हो आफ्टर सोइंग, यानी फसल की बुआई के बाद, आफ्टर सोइंग, बट परंतु बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप, बिफोर इमरजेंस ऑफ क्रॉप, यानी फसल की इमरजेंस से पहले किया जाता है, इमरजेंस ऑफ क्रॉप उससे पहले जनरली क्या है हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आपका तीसरा टाइप यहाँ पर जो है वो आपका आ जाता है, तीसरा टाइप यहाँ पर कौन सा है, तीसरा टाइप यहाँ पर आ जाता है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, कौन सा है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, तो लिख लेंगे पोस्ट इमरजेंस, ठीक है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स आपके कौन से होते हैं, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स आपके वो हर्बिसाइड्स होते हैं जिन्हें जनरली क्या है, आफ्टर इमरजेंस ऑफ क्रॉप, आफ्टर इमरजेंस ऑफ वीड्स, ठीक है, आफ्टर इमरजेंस ऑफ वीड्स एंड क्रॉप्स, ठीक है, वीड्स एंड जो है आपका क्रॉप्स, यानी फसल और खरपतवार के जमने के बाद क्या है इन्हें आपका डाला जाता है। तो ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स आ जाते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो यही आपका यहाँ पर वीड मैनेजमेंट आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे वीड मैनेजमेंट खरपतवार प्रबंधन है वो 15 से 45, मैंने कितना लिखवाया अभी 25 लिखवा दिया था क्या, है ना, तो इसको यहाँ पर 15 से 45 है ना, तो कहाँ गया वो, जस्ट अ सेकेंड, अरे आ जाए भाई, ठीक है, इसको आप सेमी कर लीजिए, 15 से 45 कर लीजिए, वैसे 25 भी आपका बुरा नहीं है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, 15 से 45 कर लीजिए आप इसको, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट ध्यान देंगे जो आपका मैकेनिकल कंट्रोल है 20 से 40 दिन के गैप पे आपका किया जाता है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स जो है यहाँ पर, यानी जो है आपके क्या है आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद, बट क्या है जो है आपके फसल के जर्मिनेशन या वीड के जर्मिनेशन से पहले इनको इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट इमरजेंस जो है वो आपके फसल या फिर खरपतवार के जर्मिनेशन के बाद क्या है इस्तेमाल में आपके लिए जाते हैं। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ चुकी है वीड मैनेजमेंट के बारे में, इतनी बातें समझ में आ गई है, यानी सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझना है कि यार करते कैसे हैं वीड मैनेजमेंट, ठीक है, वो हम आगे चल के आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर फसल में अलग तरीके के खरपतवार पाए जाते हैं और उनका प्रबंधन किया ऐसे ही जाएगा, हम हर फसल में आपको ऐसे ही लिखना है। चलो अभी मैं क्या बताऊं, आगे ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा मक्का के अंदर वीड मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, प्रबंधन आप कैसे करेंगे, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, मक्का के अंदर जो है ये खरपतवार आपके पाए जाते हैं, इनका प्रबंधन करने के लिए हम सबसे पहला मेथड, सबसे पहला तरीका मैन्युअली या फिर मैकेनिकल मेथड आप कहोगे, तो इसमें हम हाथ से या फिर कह लीजिए जो है होए वगैरह, हैंड होए वगैरह, खुरपी वगैरह, उसकी मदद से खरपतवारों को निकाल देंगे, 2 से 3 जो है वीडिंग आपकी की जाएंगी, बात खत्म। इसके अलावा हम क्या है केमिकल मेथड या फिर आपके दूसरे मेथड भी अपना सकते हैं, तो उसमें 1-2 आप खरपतवार नाशी का एग्जाम्पल दे देंगे, बस आपका मैनेजमेंट वहां पर हो जाएगा, इतना ही आपको लिखना है। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स लगाए, यही स्टेप्स आपको सीक्वेंस में वहां पर लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि आपका फसल है, तो ठीक है, जैसे आपको मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लीजिए ये सोइल सरफेस है, मिट्टी की सतह है, ये आपका क्या है फसल का पौधा है, यानी कि क्रॉप प्लांट है।
तो क्रॉप प्लांट के अंदर क्या क्या लगते हैं आपके, बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसके अंदर कोई बीमारी लग गई है या फिर मान लीजिए कोई इंसेक्ट या कीड़ा लग गया है, तो फसल में आपकी क्या लगते हैं, यहाँ पर जो है इंसेक्ट्स, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से कीड़े लगते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स। बात समझे कि नहीं समझे, इंसेक्ट्स। देन इसके अलावा क्या है आपकी डिजीज, यानी कि बीमारियां भी लगती हैं। तो इन इंसेक्ट से या डिजीज से जब हम क्या करते हैं, क्रॉप को बचाते हैं, तो वो आपका क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। इनसे बचाना भी फसल को जरूरी होता है, क्योंकि ये भी क्या करेंगे, आपके जो इंसेक्ट्स है वो फसल को खा जाते हैं। डिजीज जो है फसल के अंदर बीमारी कर देती है, जिससे आपका क्या है, पौधा खत्म होने लगता है और हमें उत्पादन क्या है, कम मिलता है। तो इनका प्रबंधन करना भी क्या है आपका काफी ज्यादा जरूरी होता है, यानी इनका मैनेजमेंट जो है वो आपका क्या है, किया जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर आता है, या उसी को हम क्रॉप प्रोटेक्शन जो है बोल देते हैं। बस इतना यहाँ पर समझो। बाकी अगर मैं बात करता हूँ जैसे इंसेक्ट्स की, तो हर फसल के अंदर अलग अलग इंसेक्ट लगता है, हर फसल के अंदर अलग अलग बीमारी आती है, ठीक है। तो वो हम फसल जो क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स ऐसे कॉमन बताए हुए हैं जो फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मक्का, मक्का का पौधा देखा है, मक्के के पौधे के अंदर आपने देखा होगा उसका जो तना होता है, उसके तने में क्या है, एक आपका बोरर होता है ना, कैटरपिलर होता है, उसके अंदर जाता है और वो सुराख करके क्या कर देता है, तने को भेद देता है, आपका खराब कर देता है। जो भुट्टा होता है, भुट्टा, उसके अंदर भी वो बोरर बढ़ जाता है, सारे बीज को खा जाता है और गंदी गंदी सी पोटी करता है, बड़ा स्मेल मारता है। देखा होगा ना आप लोगों ने, अगर फार्मिंग बैकग्राउंड से है तो इस चीज को देखा होगा, महसूस किया होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जैसे स्टेम बोरर हो गया, शूट फ्लाई हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, सकिंग पेस्ट हो गई, ये आपके इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। ब्लास्ट, डाउनी मिल्ड्यू, रूट रॉट या येलो मोजैक वायरस, ये आपकी डिजीज देखने को मिलती है। तो इनके प्रबंधन के लिए आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर केमिकल्स के लिए, यानी भाई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देन हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर, यहाँ पर आपका जो है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब आपसे कहा जाए पैडी की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखो, मक्का की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखो, तो यहाँ पर जो है आपका एंड होता है, जब आपको क्या है हार्वेस्ट कर लेते हो, आप कटाई कर लेते हो, उससे जब उत्पादन आपको मिल जाता है, यील्ड मिलता है, वहां पर आपका जो है कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप का, अगर आपसे पूछा जाएगा लिखने के लिए तो, ठीक है। अभी मैं आपको क्लास के एंड में आइडिया दूंगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, पहले इसको समझते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं आपकी अगेन, जैसे आपका ये क्रॉप का प्लांट है, यानी फसल का पौधा है, ठीक है, फसल का पौधा है, अभी तो क्या है ये आपका ग्रो कर रहा है, यानी इसके अंदर क्या है वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। देन एक टाइम बाद क्या आएगा, इसके अंदर फूल आएगा, इसके एक टाइम बाद क्या है, इसके अंदर फूल लगेगा। देन एक टाइम बाद क्या आएगा, इसके अंदर जो है फल लगना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर क्या है, ये आपका फ्रूट लग चुका है, फल लग चुका है। और फिर एक टाइम बाद क्या आएगा, ये पौधा जो है आपका मैच्योर हो जाएगा, ये प्लांट क्या है आपका मैच्योर हो जाएगा। और जब ये मैच्योर हो जाएगा उस समय हम क्या कर देंगे, इसको कट कर लेंगे, और उसी को क्या कहा जाएगा, आपका हार्वेस्टिंग कहा जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी कटाई करना कहते हैं। अब देखो ये जो हार्वेस्टिंग की जाती है, इससे पहले आपकी जो ये मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो प्रकार की मैच्योरिटी इसके अंदर आती है। एक आती है आपकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ध्यान से सुनना, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब होता है, यानी कि जैसे ये फूल, आप फल देख रहे हो, इस फल को जितना बड़ा होना था वो हो चुका है। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लीजिए पेड़ पर एक आम लगा हुआ है, अभी आम का सीजन चल रहा है, आपने पेड़ पर एक आम लगा हुआ देखा, आम का साइज पहले क्या था, छोटा था, फिर आम का साइज क्या है, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और उसने क्या है फुल साइज गेन कर लिया। अब उसका साइज क्या है, बड़ा हो गया है। अब चाहे जितना मर्जी कर ले, वो आम साइज में और बड़ा नहीं होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा ये कि वो आम अपना धीरे धीरे पकना शुरू करेगा, अपना कलर चेंज करेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है। तो आम जो छोटा था तो वो आपका धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और एक स्टेज बाद उसने अपनी फुल ग्रोथ जो है गेन कर ली, उसके बाद उसने अपना साइज बड़ा नहीं किया। तो जब जनरली क्या उसमें फुल ग्रोथ हो चुकी थी,
तो उसे हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। यानी ये साइज में पूरा बड़ा हो चुका है, अब ये साइज में नहीं बढ़ेगा। यानी इसने क्या किया, इस समय जो मदर प्लांट है यानी जो इसका पौधा है उससे इसने न्यूट्रिशन लेना बंद कर दिया है। ठीक है, दाना जैसे किसी पौधे के अंदर बनना है तो दाना जितना बनना था वो हो चुका है, बन चुका है, अब नहीं उसका दोबारा से वो आपका उसके अंदर न्यूट्रिशन स्टोर नहीं होंगे, तो इसे हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। देन एक आती है आपकी जो है एक तरीके से कह लीजिए हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी। दूसरी कौन सी होती है, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी होती है। अब ये हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी क्या होती है, तो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी वो मैच्योरिटी होती है जिस समय हम क्या करते हैं, किसी फसल को हार्वेस्ट करते हैं या फिर उसको काट लेते हैं, एक तरीके से कह लो वो पक जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा गेहूं के खेत या फिर धान का खेत देखा होगा, गेहूं या धान की खेत की अगर मैं बात करता हूँ, एक टाइम बाद ऐसा आता है कि जो धान का पौधा है या गेहूं का पौधा है उसमें जो दाना होता है वो बन चुका होता है, अब और नए दाने या फिर दाने का साइज नहीं बढ़ता है। अब होता क्या है, अब पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जो दाना है वो आपका कठोर हार्ड होने लगता है। क्यों हार्ड होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से जो मॉइस्चर है, नमी है, उसका लॉस होने लगता है और लगभग आपका क्या है, नमी जो है वो आपकी कम रह जाती है, करीब 15 से 20% जो है आप कह सकते हो, या 12 से 15%, 12 से 15 तो नहीं, 15 से 20% के आसपास क्या है नमी आपकी रह जाती है। और फिर आप क्या कर लेते हो, उसे हार्वेस्ट कर लेते हो, काट लेते हो, तो वो आपकी हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी कहलाती है। ठीक है, जिसमें पौधा जो है पीला पड़ना शुरू कर देता है, दाने जो है कठोर होना स्टार्ट कर देते हैं, मॉइस्चर का लॉस होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी कहते हैं। तो हार्वेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे आप, फसल को कुछ दिनों के लिए खेत में पड़ा रहने देते हैं, उसके बाद क्या है उसकी थ्रेसिंग वगैरह की जाती है, उससे दाने को अलग किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा कोई बात नहीं, हम आगे चल के पढ़ेंगे चीजों को। तो ये क्या है, हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। तो देखिए फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के अंदर क्या है, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन इन ग्रेन्स, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन स्टॉप्स, यानी जो न्यूट्रिशन जाना होता है वो बंद हो जाता है। हार्वेस्ट मैच्योरिटी के अंदर क्या है, 15 से 20% जो है आपका मॉइस्चर जो है दाने के अंदर रह जाता है, उस समय इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज, यानी जब उस दाने को स्टोर किया जाता है उस समय मॉइस्चर लगभग कितना रखा जाता है, 10 से 12% रखा जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर, यानी जो सीरियल्स क्रॉप्स होती है उनमें 10 से 12% रहता है। ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर जो है आपका 8 से 10% तक रखते हैं, 6 से 8% तक रखते हैं, या फिर 8 से 10% तक रखते हैं। देन आपका जो पल्सिस क्रॉप्स होती है उनमें भी 8 से 10% तक मॉइस्चर रखा जाता है। आप यहाँ पर चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं आप स्टोरेज मॉइस्चर, ठीक है, आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए स्टोरेज मॉइस्चर। स्टोरेज मॉइस्चर का मतलब क्या है, यानी कि जब आप ग्रेन्स जो है, दाने जो है या सीड जो है उसको स्टोर करते हो उस समय कितना मॉइस्चर होता है। जैसे मार्केट से आप गेहूं का सीजन आता है तो आप लोग गेहूं खरीदते होंगे घर के लिए, ऐसा थोड़ी है कि डेली डेली खरीद के खा रहे हैं, एक बार गेहूं खरीद के रख लेते हैं अपनी जो कोठरी होती है उसमें, और फिर गेहूं निकाल के पीसना करके जो है उसको खाते रहते हैं। तो जो गेहूं खरीद के लाते हो मार्केट से उसके पहले उसको सुखाते होगे ना आप, या सीधा ला के उसमें टंकी में डाल देते हो, नहीं ना, उसको सुखाते ताकि क्या है उसका मॉइस्चर आप प्रॉपर कर सको। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर रखा जाता है यानी नमी रखी जाती है तो दाने में वो कितनी रखी जाती है, सीरियल्स यानी जो अनाज आपके होते हैं, है ना, जो अनाज होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर जो है आपका कितना रहता है, 10 से 12% रहता है। कितना रहता है, 10 से 12% तक आपका देखने को मिलता है। देन अगर मैं पल्सिस की बात करता हूँ, जो दालें होती हैं, दालों के अंदर मॉइस्चर को कम रखा जाता है क्योंकि दालें जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर इतना मॉइस्चर रखा ना तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उनमें सुनसुनी कीड़ा बन जाता है। आपने देखा होगा जो चना होता है उसके अंदर छोटा छोटा कीड़ा बन जाता है, वो छेद करके उसको खा जाता है। तो दालों के अंदर जो मॉइस्चर या नमी रहती है वो 8 से 10% तक क्या है आपकी रखी जाती है। देन वहीं पर मैं ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करता हूं, तो ऑयल सीड्स तो और भी जल्दी खराब होती हैं, इनमें जो आपका रखा जाता है मॉइस्चर 6 से 8% तक रखा जाता है, और कुछ कुछ फसलों में 8 से 10% भी आपका रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्टोरेज मॉइस्चर जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। देन हार्वेस्टिंग के बाद हम लास्ट पॉइंट जो लिखते हैं वो आपका लिखते हैं यील्ड, यानी कि हमें उस फसल से उत्पादन कितना मिला। तो यील्ड हमेशा आपका लिखा जाता है केजी पर हेक्टेयर में, यानी कि कितना केजी मिला है पर हेक्टेयर, या फिर हम यील्ड लिखते हैं जनरली आपका क्या है, क्विंटल पर हेक्टेयर में। ठीक है, या फिर हम यील्ड लिखते हैं यहाँ पर टन पर हेक्टेयर में।
तो ये आपको यूनिट याद रखनी है। ज्यादातर हम इस्तेमाल लेते हैं क्विंटल पर हेक्टेयर वाली, ठीक है। केजी पर हेक्टेयर तब इस्तेमाल लेते हैं जब उत्पादन कम मिलता है, ज्यादातर हम क्विंटल का इस्तेमाल करते हैं। टन पर हेक्टेयर जब इस्तेमाल में बहुत ज्यादा उत्पादन हमें मिलता है। डन है भाई। चलो, तो यहाँ पर देखोगे आप, ये आपका कंप्लीट हो चुका है स्टेप। अब आपकी आ जाती है जो फसलें आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं, जो क्रॉप्स आपके सिलेबस के अंदर हैं, आपको उन सभी क्रॉप्स का साइंटिफिक कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, देन फैमिली कौन सी है, क्रोमोसोम नंबर कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब सिंगल सिंगल क्रॉप्स का आप याद करने लग जाओगे तो भाई भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनो। मैंने आपको जो A4 साइज नोट्स आपको दिए हैं, उन A4 साइज नोट्स का एक काम करना, जो है आप खुद का एक A4 साइज पेज लेना, उस A4 साइज पेज पे ऐसे ही करके टेबल बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर टेबल बनी हुई है ना, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, देन आपके सामान्य नेम यानी इंग्लिश के नाम लिखे हुए, हिंदी के नाम लिखे हुए हैं, देन बोटनिकल नेम लिखा हुआ है, फैमिली लिखी हुई है और गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से टेबल बनाना और सेम इसी तरीके से क्या है लिख लेना। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको एक तरीका बताता हूं, देखो यहां पर आपका सबसे पहले कौन सी क्रॉप है, पैडी है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, धान कहते हैं, ठीक है। धान का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, ओराइजा सटाइवा है। देन आपका मेज मक्का, साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सॉरी जिया मेज है। देन सोरगम क्या है, ज्वार, यानी साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकलोर है। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, साइंटिफिक नेम क्या है, पेनिसेटम ग्लोकम है। सबकी फैमिली क्या है, सेम है, सबकी फैमिली क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है ताकि तुमको फैमिली इनकी याद हो जाए। क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है, वो तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं रेड ग्राम यानी कि अरहर की बात करूं, रेड ग्राम को हम क्या कहते हैं, अरहर कहते हैं, या पिजन पी से कहा जाता है, या तुर भी बोला जाता है, कजानस केजान साइंटिफिक नेम है। ग्रीन ग्राम या फिर हम इसे मूंग बीन कहते हैं, या कहते हैं मूंग आपका, ठीक है, मूंग की दाल है, बिगना रेडिएटा इसका साइंटिफिक नेम है। ब्लैक ग्राम यानी उर्द बीन कहा जाता है, उर्द इसे हिंदी में कहते हैं, उर्द की दाल जो होती है, बिगना मुंगो इसका साइंटिफिक नेम है। याद रखना बिगना मुंगो, मुंगो तुम्हें लगा होगा मूंग, मूंग अपोजिट है, बट याद रखना ये, ठीक है। बिगना मुंगो मूंग का नहीं है, बिगना मुंगो उर्द का साइंटिफिक नेम है। बिगना रेडिएटा जो है वो आपका जनरली ग्रीन ग्राम या फिर कह लीजिए मूंग बीन का साइंटिफिक नेम है। देन काउपी जिसको हम लोबिया कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम बिगना अनगाई गुलेटा है। सबकी फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी है, फेवेसी फैमिली से सबकी सब बिलोंग करती हैं, लेगुमिनेसी या फेवेसी कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेमनी या पोएसी कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ग्रेमनी को हम पोएसी भी कह देते हैं, पोएसी को हम ग्रेमनी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फेवेसी को लेगुमिनेसी भी कह देते हैं, लेगुमिनेसी को फेवेसी भी बोल देते हैं। क्रोमोसोम नंबर आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। देन आपका यहाँ पर बात करें किडनी बीन या जिसे राजमा कहा जाता है, ये भी लेगुमिनेसी फैमिली से ही है, ये देखो। देन अगर हॉर्स ग्राम की बात करते हैं, कुल्थी दाल जिसे कहते हैं, जो कि जिनको पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाती है, उनके लिए काफी अच्छी होती है। तो मैं इसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोटाइलोमा यूनिफॉर्म, ये आपका फेबेसी फैमिली से है। देन ग्राउंडनट मूंगफली, ये भी आपका क्या है, फेबेसी फैमिली से है, बट ये एक ऑयल सीड क्रॉप है। ये किसके अंदर आती है, ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आती है। आपके सिलेबस को देखना, आपकी सिलेबस में ये तिलहन फसलों के अंदर रखी गई है और ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर आती है। ये सारी की सारी किसमें थी, पल्स क्रॉप के अंदर थी, जो अभी हमने पढ़ी थी। देन सिसेम या फिर आपका कह लीजिए तिल जिसे कहते हैं, ये भी क्या है, ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आती है। किसमें आती है, ऑयल सीड्स क्रॉप के अंदर जो है आपकी आती है। फैमिली इनकी कौन सी है, फेबेसी फैमिली ग्राउंडनट की है। देन आपकी जो तिल है उसकी फैमिली है पेडेलिएसी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये भी आपका ऑयल सीड क्रॉप के अंदर ही कंसीडर की जाती है, हालांकि ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। नाइगर की बात करते हैं, ये भी आपका तिलहनी फसल है, जो कि आपकी एस्टेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कॉटन, ये आपकी एक फाइबर क्रॉप है। कॉटन कौन सी, एक फाइबर क्रॉप है। देन जूट, ये भी क्या है, एक फाइबर क्रॉप के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर याद रखना है इन सभी को। अच्छा, जो कपास है या कॉटन है, इसमें दो क्रोमोसोम नंबर दिए गए 26 और 52। ये ऐसा इसलिए दिया गया है, वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड इसमें दो है, अलग अलग प्रजातियां आपकी पाई जाती हैं इस वजह से। तो ये आपका जो है कंप्लीट यहाँ पर जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी, और सारी की सारी फसलों के
साइंटिफिक नेम, देन आपके कॉमन नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, और इसके अलावा जो है आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने इस टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को दे दी है। अब बताओ किसी का कोई डाउट है कि नहीं है। अब लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे, वो आप लोगों को अब बताना है। अब जो है आप लोग चुप नहीं रहोगे भाई, देखो ठीक है, अब आप लोगों को चुप नहीं रहना है बिल्कुल भी। अब जो है यहाँ पर आपको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को सीक्वेंस में बताना है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को सीक्वेंस में बताना है आप लोगों को सभी को। बताओ भाई सीक्वेंस में, चलिए भाई बताइए फटाफट सभी स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं आप लोगों को मक्का का जो है क्या लिखना है, फसल उत्पादन के बारे में लिखना है आपको। सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं, ये लो मक्का का बीज और इसका फसल उत्पादन आपको करना है। कैसे करोगे बताओ, कौन कौन से एक्टिविटीज आप करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे बताओ। फसल उत्पादन आपको लिखना है मक्का के बारे में। पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है कि मक्का का फसल उत्पादन लिखो, कैसे लिखोगे बताओ भाई, सबसे पहले क्या करोगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है उस क्रॉप का नाम यानी मेज, ठीक है, मेज जो है आपको यहां पर लिखना है। अब देन मेज ये आपका क्या है, आपका उस फसल का कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम है। तो आप इसी तरीके से हेडिंग डालेंगे कॉमन नेम, यानी उस फसल का कॉमन नेम क्या है, मेज है, या फिर कह लीजिए आपका मक्का है, ठीक है, क्या है, मक्का है। बात समझे कि नहीं समझे। देन उसके बाद उसका लिखना है आपको साइंटिफिक नेम। क्या लिखना है उसका, साइंटिफिक नेम जो है उसका लिखना है। सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे इस पैटर्न को, इस फॉर्मेट को सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड वैरायटी, आकृति शर्मा, आपका आंसर काफी हद तक ठीक है, ठीक है, लेकिन सुनो ध्यान से यहाँ पर साइंटिफिक नेम अब आप उसका लिखोगे। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, जिया मेज जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है, जिया मेज जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। और आई होप आप लोगों ने जब साइंटिफिक नेम याद किए होंगे तो आपको पता होगा साइंटिफिक नेम में सबसे पहले वाला जो होता है वो जीनस होता है, और दूसरी वाली जो होती है वो आपकी स्पीसीज होती है। तो जीनस का लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, जैसे जिया है तो जिया यहाँ पर क्या है, जीनस है ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना, है ना। और मेज जो है वो आपकी स्पीसीज है, तो यहाँ पर मेज का जो लेटर रहता है वो स्मॉल रहता है, और हमेशा साइंटिफिक नेम को हम अंडरलाइन करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, बेसिक पढ़ा होगा इतना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कुछ तो पढ़ा होगा भाई, है ना, इतनी चीजें पता होंगी। तो साइंटिफिक नेम हमने लिख दिया। अब हमें इसकी क्या लिखनी है, फैमिली लिखनी है। अब हमें क्या लिखनी है, इसकी फैमिली, यानी इसका परिवार बताना है, कुल बताना है। तो इसका परिवार कौन सा हो गया, ग्रैमिनी फैमिली से है, यानी कि आपका क्या है, ग्रैमिनी फैमिली, या इसी को हम क्या कहते हैं, पोएसी फैमिली भी कहते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्रोमोसोम नंबर। क्या लिखना है, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n इक्वल टू, ठीक है, तो 2n इक्वल टू आपका कितना होगा, मक्का का 20 होगा। तो ये चीज जो आपने लिखी है, ये क्या लिखी है, बोटनिकल डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया। ये आपने क्या लिखा है, इस फसल का बोटनिकल डिस्क्रिप्शन जो है आपने लिख दिया। क्या लिखा है आपने इस फसल का, बोटनिकल डिस्क्रिप्शन, बोटनिकल डिस्क्रिप्शन जो है आपने लिख दिया, यानी इसके बारे में जो बोटनिकल इंफॉर्मेशन थी वो आपने क्या कर दी, बता दी। अब कई बार आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है इसके यूजेस के बारे में, कि मक्का का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, यानी आपको ये बताना है, ठीक है, मक्का का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर करते हो। तो आप क्या कहोगे बताओ, मक्का का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, एज अ ग्रेन के रूप में, यानी दाने के रूप में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मक्का का इस्तेमाल पॉपकॉर्न बनाने में, ठीक है, करते हैं कि नहीं करने, पॉपकॉर्न बनाने में। इसके अलावा मक्का का इस्तेमाल स्टार्च फ्लोर बनाने में, है ना, स्टार्च फ्लोर बनाने में किया जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। जैसे जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, फ्राई, फ्रेंच फ्राइज, है ना, फ्रेंच फ्राइज कहते हैं ना, पोटैटो फ्राइज, सॉरी, पोटैटो फ्राइज जो आप लोग खाते हो, या फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं आई थिंक, जो भी है, पोटैटो फ्राइज जो आप लोग खाते हो, तो उसका स्लाइस बनाते हैं। उसके बाद उसको किसमें, ये जो कॉर्न फ्लोर होता है, या स्टार्च फ्लोर इसे कहते हैं, या कॉर्न फ्लोर कहते हैं। स्टार्च फ्लोर की जगह आप क्या कर लो, इसका कॉर्न फ्लोर कह लो। कॉर्न फ्लोर जो है आपका होता है, यानी कि मक्का का जो आटा होता है
उसमें उसको इस तरीके से लपेटा जाता है, फिर उसको क्या है आपका तला जाता है जिससे वो क्रिस्पी बनता है। दूसरा क्या होता है वो तेल को ज्यादा नहीं सोखता है, ठीक है। तो कॉर्न फ्लोर यहां पर हम क्या करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मक्के का जो तना होता है ना, या मक्के का इस्तेमाल आजकल इथेनॉल बनाने के लिए भी किया जा रहा है। किसके लिए? इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा है ना, जो पेट्रोल है उसके अंदर क्या है E85 पेट्रोल आया है जिसके अंदर आपका इथेनॉल मिक्स करके दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो इथेनॉल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। बाकी आपके इसकी जो लकड़ी होती है उसको फ्यूल एज ए ईंधन के रूप में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है इसके यूज के बारे में। ये वाला पार्ट किस में आ जाता है? यूजेस के बारे में आ जाता है, यानी इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, या क्या बोल सकते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी जो है आप इसे कह सकते हैं, इंपोर्टेंस जो है आप बोल सकते हैं। तो ये इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्टिंग में कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन आपको दिया जाए, यानी कि आपको दिया जाए मक्का का फसल उत्पादन लिखो, या फिर आपको दिया जाए गेहूं तो नहीं आएगा, रबी क्रॉप है। आपको दिया जाए सोरगम यानी ज्वार का फसल उत्पादन लिखो, बाजरा का लिखो, धान का लिखो, किसी भी फसल का जो अभी मैंने पीछे बताई है उनमें से किसी भी फसल का दिया जाए, यानी इन फ्यूचर आगे आप रबी क्रॉप्स पढ़ोगे तब भी दिया जाए, तब भी स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है। अच्छा, मक्का का इस्तेमाल एक और चीज के लिए किया जाता है, फ्यूल, एंड दूसरा आता है फोडर, यानी इसको चारे के रूप में भी तो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, तो फोडर के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। तो ये चीज लिखने के बाद अब आपको यहां पर लिखना है किस चीज के बारे में, अब यहां पर वो सारे स्टेप्स आपको एक एक करके लिखने हैं। सबसे पहला आपका स्टेप कौन सा आएगा? सबसे पहला स्टेप आ जाएगा क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। कौन सा आएगा? क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, यानी फसल को कैसा क्लाइमेट चाहिए है। तो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखेंगे मैंने आप लोगों को बताया, बताओ भाई। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के अंदर जो है आप यहाँ पर सबसे पहले तो टेम्परेचर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके का टेम्परेचर उस फसल को चाहिए है। देन इसके अलावा रेनफॉल, किस तरीके की रेनफॉल यानी बारिश जो है उस को चाहिए है। चलो मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। यानी सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वो किस सीजन की क्रॉप है। ठीक है, सीजन तो आप लोगों का खरीफ पता ही है। सीजन मतलब उसको, जैसे अगर खरीफ क्रॉप्स है तो सारी की सारी खरीफ क्रॉप्स को जनरली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की क्या है आवश्यकता होती है। कैसी? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनो भाई, तुम लोगों का हेल्प कर रहा हूं मैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से तुम लोगों को करवा रहा हूं। ये ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को कि अगर तुमने पढ़ लिया ना यार तो कसम से तुम लाइफ टाइम तक तुम्हारे काम आएगा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है आपका, अगर तुम आगे एमएससी एग्रोनॉमी से करोगे तो और भी तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, या सीड साइंस से करोगे। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। देन इसके अलावा आपको बताना है टेम्परेचर, तापमान उस फसल को कितना चाहिए है, टेम्परेचर कितना चाहिए है। देन उसके अलावा आपको यहाँ पर बताना है रेनफॉल, यानी बारिश जो है उसे आपकी कितनी चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए। तो ये क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के अंदर आपका आएगा, है ना, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के अंदर आएगा। आप लोग बहुत लकी हैं, या फिर जो मर्जी कह लो। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमन सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, जो भी है, पर सही बताऊं जब मैं ग्रेजुएशन में था तो इस तरीके से पढ़ाने वाला कोई नहीं था, ना ही कॉलेज में था, ना ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई था। इस तरीके से गाइड करने वाला कोई नहीं था, हमने चीजों को रटना पड़ा। लाइक जितना हम कर सकते थे टेबुलर फॉर्म में उतना हमने किया, जिस तरीके से पढ़ सकते थे। बट ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से कॉमन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा एक साथ पढ़ सकते हैं। अब क्लाइमेट रिक्वायरमेंट हो गया। देन यहां पर नेक्स्ट आपका आ जाएगा सोयल टाइप्स। ठीक है, सोयल टाइप्स यानी कि सोयल टाइप्स किस प्रकार की उस क्रॉप को मिट्टी चाहिए वो आप बता देंगे। देन नेक्स्ट आपका तीसरा आ जाएगा यहाँ पर टिलेज एंड लैंड प्रिपरेशन। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर सीधा पॉइंट लिखो लैंड प्रिपरेशन, यानी अब आप क्या करेंगे, खेत को तैयार करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? खेत को तैयार करेंगे, लैंड प्रिपरेशन करेंगे। तो लैंड प्रिपरेशन के अंदर आप यहाँ पर करेंगे टिलेज, यानी भू परिष्करण आप करेंगे। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जो टिलेज है उसमें भी दो टिलेज आ जाएंगे, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। उसके बाद क्या आएगा आपका सीड बेड प्रिपरेशन, है ना, सीड बेड प्रिपरेशन जो है यहाँ पर आपका आएगा। सीड बेड प्रिपरेशन क्या है आपका किया जाएगा। तो ये आ गया तीसरा पॉइंट।
देन आपका, अब आपने खेत को तैयार कर लिया, अब आप क्या करोगे बताओ भाई। खेत को तैयार करने के बाद अब क्या करोगे? नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया भाई, फोटो पीरियड भी हाँ बताओगे। अब बताओ, खेत को तैयार कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए। खेत तैयार हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? उसके बाद किया जाएगा सोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, सोइंग ऑफ क्रॉप्स, सोइंग ऑफ क्रॉप्स यानी फसल की बुआई की जाएगी। अब सोइंग ऑफ क्रॉप्स जो की जाएगी, फसल की बुआई जो की जाएगी, उसमें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टाइम, यानी फसल की बुआई हम के किस समय करनी है, देन आपका किस मेथड यानी किस विधि से करनी है, देन इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेसिंग कितनी देनी है, यानी पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रहेगी। देन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपका टाइम हो गया, मेथड हो गया, स्पेसिंग हो गया, देन सीड रेट यानी कितना बीज आपको चाहिए होगा, सीड रेट आपको कितना चाहिए होगा। ये सारी चीजें आपको इस स्टेप के अंदर ध्यान रखनी है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ भाई, सभी को समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? हाँ, सोइंग की जाएगी आकृति नीतीश। अब फिर फसल की बुआई हमने कर दी है, अब बताओ अगला स्टेप कौन सा होगा। फसल की बुआई हो चुकी है, अब अगला स्टेप कौन सा होगा? फसल की बुआई में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगला पॉइंट कौन सा होगा? फसल की बुआई हो चुकी है, अब आपका यहाँ पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाएगा, या फिर आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कह सकते हो, या फिर आप वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम कर लेते हैं वाटर मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट कर लेते हैं, या वीड मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। वाटर मैनेजमेंट हो गया, देन इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका वीड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, वीड मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर सातवां आ जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कौन सा? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब इन तीनों स्टेप में अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, यानी पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लिख लेते हो, देन उसके बाद वीड मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों टर्म्स, इन तीनों में अगर ऊपर नीचे आपका एक दो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये हो चुका है, यानी फसल के अंदर खरपतवार आएगा वो आपने कंट्रोल कर दिया, वीड लगेगा वो आपने कंट्रोल कर दिया, न्यूट्रिएंट आपका होगा वो आपने क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। हालांकि आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, अगेन मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने हो सकता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऊपर ही लिखवाया होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को ये रहा देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवाया ना आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, देन वाटर मैनेजमेंट, देन वीड मैनेजमेंट। तो इनमें आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई इतनी जो है आपका कह लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं आपका इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं इसको, जिस सीक्वेंस में हमने पहले लिखा है। लीजिए भाई, लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर। सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी खरपतवार प्रबंधन आपको करना है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को जनरली बताया था, यानी इसके अंदर आपका जो है कौन कौन सी, एक तो आपकी दी जाती है बेसल डोज, है ना, बेसल डोज यानी बुआई के समय जो हम देते हैं बेसल डोज। दूसरी आपकी दी जाती है टॉप ड्रेसिंग के रूप में, यानी खड़ी फसल के अंदर जो है आपकी नाइट्रोजन डाली जाती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नाइट्रोजन की आधी डोज और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज जो है आपकी डाल दी जाती है बेसल डोज के अंदर। टॉप ड्रेसिंग के अंदर क्या है, नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना डाला जाता है, आपका जो 50% बचता है वो आधा आधा करके हम डालते हैं टॉप ड्रेसिंग के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया। अब आपका आ जाएगा वाटर मैनेजमेंट, है ना, पानी आप लगाएंगे यानी जल का प्रबंधन आप करेंगे, वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर वीड मैनेजमेंट, खरपतवार का प्रबंधन, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, खरपतवार का प्रबंधन। वीड मैनेजमेंट आप लोगों ने कर लिया। अब इसके अलावा आपका नेक्स्ट कौन सा आएगा? अब यहाँ पर कौन सा स्टेप है? सातवां हो गया। अब आपका यहाँ पर आठवां स्टेप आ जाएगा जनरली क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे बताओ भाई। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पर आप फसल को इंसेक्ट से बचाएंगे, है ना, और इसके अलावा फसल को क्या है आप डिजीज से यानी बीमारी से बचाएंगे। देन उसके बाद नौवां यहाँ पर जो स्टेप रहेगा वो आपका क्या रहेगा? हार्वेस्टिंग,
यानी फसल की हार्वेस्टिंग अब की जाएगी। और उसके बाद आपका यहाँ पर 10वां आएगा, वो आएगा यील्ड यानी कि उत्पादन। तो ये आपके टोटल स्टेप्स यहाँ पर रहते हैं किसके अंदर, आपके फसल उत्पादन के अंदर। सभी को ध्यान में रहेगा। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, है ना। आई होप, देखो मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट तुम लोगों को इस क्लास के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और आई होप तुम भी इसको बेस्ट से बेस्ट यूज करोगे और इसका फायदा उठाओगे, प्रैक्टिस करोगे इस चीज की। डन है भाई, बताओ क्लियर है सभी को। अब कल से जो है हम यहाँ पर धान के फसल के बारे में पढ़ेंगे। धान की फसल जो है हम 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम धान की फसल के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, वो ये है, आप जो क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ोगे वो आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट का मतलब क्या है, यानी आपको एक बुक के अंदर टेम्परेचर कुछ और मिलेगा, दूसरी बुक के अंदर टेम्परेचर कुछ और मिलेगा। एक बुक के अंदर सीड रेट कुछ और मिलेगा, दूसरी बुक के अंदर सीड रेट कुछ और मिलेगा। एक बुक के अंदर आपको कह लीजिए एक तरीके से जो है मतलब अलग अलग क्या है, आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो आप लोगों को करवाऊंगा वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, ताकि आपका ये डेटा जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपको अभी भी काम आए और इन फ्यूचर आपके आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आए, ठीक है। तो फिर आप लोग कभी ये मत कहना कि सर आपने तो ये पढ़ा है और इस ये बुक में ये दे रखा है। तो मैंने पहले ये बात क्लेरिफाई कर दी है कि आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डेटा देखने को मिलेगा। यकीन नहीं है, आप बुक्स उठा के देख लेना, ठीक है। इंटरनेट पे कुछ और मिलेगा, बुक्स के अंदर कुछ और मिलेगा, कहीं और कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस करके चले। फर्टिलाइजर की डोज, एनपीके की डोज आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो हम बैलेंस लेके चलेंगे ताकि आपका यहाँ पर चीजें बैलेंस होके चले। डन है, बताओ भाई। हाँ, नीतीश कुमार, चलो स्माइली वाली इमोजी आई है मेरे लिए, थैंक यू। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना, और इस चीज को रिवाइज कर लेना एक बार टाइम निकाल कर प्लीज, ताकि कल आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू। बाकी जैसे ही सेशन एंड होगा सभी स्टूडेंट्स को रेटिंग करते हुए जरूर जाना है, और सभी को कंप्लीट रेटिंग करनी है, 5-5 चाहिए मुझे रेटिंग, ठीक है। तो ये हमारी पेड क्लास का डेमो था। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिए जाएंगे क्लास नोट्स और आपके A4 साइज नोट्स। A4 साइज नोट्स की मैं झलक आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज क्रॉप है, इसके ये A4 साइज नोट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बेसिक इंट्रो है क्रॉप का वो दिया हुआ है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, देन आपका क्यूलिनरी यूजेस, देन आपका फीड इंडस्ट्री, फोडर एंड साइलेज, देन आपका वैल्यू एडेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेज का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सको। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। वैरायटीज, जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो आपके बताई। एक चीज बता देता हूँ, ये जो A4 साइज नोट्स है ना, ये आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएंगे और आगे एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वैरायटीज आपकी हो चुकी हैं। देन उसके अलावा जो भी आपकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस रहती है उन सभी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है पॉइंट टू पॉइंट नीचे, चाहे लाइक आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, मेजर डिजीज होगी, देन आपका इंसेक्ट्स आपके हो गए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हार्वेस्टिंग की बात आ गई, देन आपका इल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक आपके कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आगे आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो चीजें भी देखिए यहाँ पर आपकी मेंशन की गई हैं। अब सेम नोट्स यही आपके हिंदी मीडियम में भी नीचे दिए गए हैं,
तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले कंटेंट को प्रिंट आउट करके डाउनलोड करवा सकते हैं। इन नोट्स के बाद आपको कोई सेपरेट बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो ये नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टोटल आपको 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है। जिनके आगे रिकॉर्डेड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, और जिनके आगे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आपके लाइव आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाद में अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के साथ मैच कर लेना कि कितने सब्जेक्ट्स आपके मैच हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अलग सब्जेक्ट हैं। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, 5 से 6 सब्जेक्ट जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है वो इनसे मैच होंगे, और मैच होने के बाद आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट और एडिशनल इसके अंदर एड ऑन किया गया है, तो टोटल 20 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसके बाद एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी में जाना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो आप जनरली क्या जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर आपको जाना है और यहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जब जाओगे ऑल कोर्सेज में जाना, और यहां पर फिर आपको एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये रहा। इसी तरीके से ऐप में एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। देन जाना आपको एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम वाली कैटेगरी में। ऐप में आपको जो एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे इस तरीके से, उसमें एग्री एंट्रेंस सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट करना, और ये रहा आपका देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट बैच नजर आ जाएगा। ये सेकंड सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी जरूरत है नहीं आपको, ये थर्ड सेमेस्टर है। तो इसमें जाओगे आप, यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जाना है मोर ऑफर पर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले फैकल्टीज की बात करूं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, तो ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। देन उसके बाद स्टडी प्लान की, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कवर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है। तो ये देखिए टोटल आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टडी प्लान की, स्टडी प्लान पे आप जाना, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो लाइव चल रहे हैं, जो लाइव आपके चल रहे हैं उनका स्टडी प्लान है। जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और सेम यही क्वालिटी यही चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी। तो अब एनरोल कैसे करना है, देखो आपको जाना है मोर ऑफर पर। ये जो बैच आपको नजर आ रहा है इसमें नीचे मोर ऑफर नजर आ रहा है, यहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऐप के अंदर देखिए आप इस तरीके से एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जो है लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर चेक कर लेना एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इसे व्यू ऑल पे करना, और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर नजर आएगा, वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर नजर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y1021 यूज करना है, प्लस आपको कॉइन्स यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाए एनरोल करें और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, एडमिशन इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एडमिशन इंक्वायरी नंबर एंड बैच का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।